आज की इस दौड़ती जिंदगी के हिसाब से एक सक्सेसफुल ब्रांडिंग कैसी होनी चाहिए? इस बुक की ऑथर बर्नार्डे जीवा की माने तो इसका जवाब आपकी अपनी ही कहानी में है जो आप अपने बारे में सुनाते हो। स्टोरी टेलिंग यानी कहानी सुनाना एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसका इस्तेमाल इंसान सदियों से करता रहा है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपने ट्रेडिशन और कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए और सोशल इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए इंसान हमेशा कहानियां सुनाता रहा है। कहानियाँ किसे पसंद नहीं होती। हम सब कहानी सुनना और सुनाना पसंद करते हैं। ये हमें इंस्पिरेशन देती है, हमें मीनिंग समझाती है। आप अपने ब्रांड को लेकर एक स्टोरी क्रिएट करते हो और ये स्टोरी जब आप अपने कस्टमर्स से शेयर करते हो तो इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस उस इमेज पर पड़ता है जो आपके ब्रांड को लेकर उनके मन में होती है। टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ही ब्रांड्स के बीच कंपटीशन भी काफ़ी बढ़ गया है। हर ब्रांड की यही कोशिश रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ खींच सके। अब सवाल ये उठता है कि कम समय में आप अपने ब्रांड के लिए एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ने वाली स्टोरी कैसे क्रिएट करोगे जिसका असर लंबे समय तक बना रहे। आपका प्रोडक्ट बिना स्टोरी के भी फैक्ट्स के बेसिस पर चल सकता है, पर उसकी कोई इमेज नहीं बन पाएगी और वो सिर्फ एक कॉमन प्रोडक्ट बनकर रह जाएगा जिसकी जगह कोई और प्रोडक्ट भी ले सकता है। एक प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने के लिए आप क्या करोगे कि लोग उसे पसंद करें और उसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें? क्या आपने सोचा है कि कस्टमर्स को एक मीनिंग प्रोवाइड करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? इस समरी में आपको इन सारे सवालों के जवाब तो मिलेंगे ही, और साथ ही आपको ब्रांडिंग के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट, क्लियर और स्पेसिफिक टिप्स भी मिलेंगे। इससे आप सीखोगे कि अपने कस्टमर्स के सामने अपनी गुडविल बनाए रखते हुए बेहद कॉम्पिटिटिव मार्केट में कैसे खुद के कदम जमाए रखें और कैसे अपना बिजनेस आगे बढ़ाएं। तो क्या आप बिजनेस को लेकर अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं? अपने बिजनेस की एक अच्छी इमेज क्रिएट करने और अपने लॉयल कस्टमर्स के साथ कनेक्टेड रहने का यही सबसे बेस्ट तरीका है। ट्रूथ, व्हाट बिजनेस आर यू इन? एक बिजनेस के तौर पर आपकी सच्चाई क्या है? असल में आपकी सच्चाई इन दो बातों में छुपी है कि आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हो और आपके कस्टमर्स को असल में किस चीज की जरूरत है। कस्टमर्स असल में सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं चाहते जो उनकी जरूरत को पूरा करे, क्योंकि ये काम तो कोई भी कॉमन ब्रांड भी कर सकता है। आपके पोटेंशियल लॉयल कस्टमर्स को असल में उस प्रोडक्ट से जुड़ी फीलिंग्स और इमोशंस चाहिए। चाहे वो इमोशन या फीलिंग प्रोडक्ट की सर्विस में हो, पैकेजिंग में हो, मार्केटिंग में हो या फिर एम्प्लॉयज में हो, उन्हें बस फील होना चाहिए कि वो एक महान पर्पस से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए एक ब्रांड सिर्फ एक प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है जो आप दे रहे हैं, बल्कि इसे आपके कस्टमर्स के लिए एक फीलिंग और एक्सप्रेशन बनना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पर प्रॉक्टर एंड गैम्बल का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा कि सब जानते हैं, ये कंपनी मार्केट में कितनी पुरानी है, पर 1997 के दशक में पीएनजी के कंपटीशन में कई और डायपर बनाने वाले ब्रांड मार्केट में उतर चुके थे। खासकर उनके डायपर ब्रांड पैम्पर्स को यूरोपियन मार्केट में कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, जबकि उनके कंपटीशन में हगीज, जो उनके मुकाबले सस्ता था, वो काफी पॉपुलर ब्रांड बनता जा रहा था। पीएनजी के पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था कि वो पैम्पर्स को मार्केट में हिट करवा दें, बावजूद इसके कि पैम्पर्स अपने कस्टमर्स की सारी जरूरतों को पूरा करने की काबिलियत रखता था। गीलापन सोखने और ड्राइनेस के मामले में भी पैम्पर्स पूरी तरह खरा उतरता था। इन सब के बावजूद पैम्पर्स को हगीज जैसी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पा रही थी। माएँ अपने बच्चों के लिए पैम्पर्स के बजाय हगीज ज्यादा पसंद करती थीं। पैम्पर्स के इनोवेटर्स जी जान से अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने में जुट गए। पहले से ज्यादा अब्सॉर्प्शन, पहले से ज्यादा कंफर्ट और ज्यादा ड्राइनेस जैसी खासियत भी बेकार गई, क्योंकि हगीज अभी भी नंबर 1 पर था। कुछ ही टाइम बाद पीएनजी के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर जिम स्टेंजल और उनकी टीम को एक आइडिया सूझा। उन्होंने सीधे कस्टमर्स से पूछना शुरू किया कि आखिर उन्हें क्या चाहिए। कंपनी ने सर्वे किए, वर्कशॉप रखे, इंटरव्यू लिए, यानी ये पता करने के लिए सब कुछ किया कि एक माँ को अपने बच्चे के डायपर से क्या चाहिए था। और जब रिजल्ट सामने आए तो चौंकाने वाले थे। पता चला कि माँ को अपने बच्चे के लिए ऐसा डायपर बिल्कुल नहीं चाहिए था जो बच्चे को पूरी तरह से सूखा यानी ड्राई रखने का दावा करे। उन्हें ड्राइनेस से ज्यादा कंफर्ट की चिंता थी। नवजात बच्चों की स्किन के लिए बहुत ज्यादा ड्राइनेस ठीक नहीं होती है। तो कंपनी को एक सिंपल सच का पता चला कि माएँ अपने बच्चों के लिए सुपर ड्राई डायपर नहीं, बल्कि कंफर्ट और केयर चाहती हैं। बेशक प्रोडक्ट जल्दी गीला हो जाए और डस्टबिन में फेंकना पड़े, पर माएँ प्रोडक्ट में एक मीनिंग चाहती थीं। तो इस तरह से पीएनजी ने उन्हें उनकी सच्चाई देने का फैसला किया। वो माँओं को कुछ ऐसा देना चाहते थे जो बेहद प्यार से बनाया गया हो और माएँ उस प्रोडक्ट पर भरोसा कर सके। पीएनजी ने माँओं को डायपर देने से पहले उनकी बात गौर से सुनी और समझी और उस पर अमल किया। माँओं को ये भरोसा दिलाया गया कि पैम्पर्स उनके बच्चों के लिए बड़े ही प्यार और केयर से बनाया गया है, जिस पर वो आंखें मूंद कर भरोसा कर सकती हैं।
पैम्पर्स ने अपनी वेबसाइट पर माँओं के लिए कई टिप्स भी देने शुरू किए। उन्होंने कई माँओं के साथ कोलैबोरेट भी किया ताकि बच्चों की अलग अलग स्टेज की डेवलपमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बनाया जा सके। और फाइनली जब उन्होंने अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया तो वो पहले से काफ़ी बेहतर था, जो माँओं की कसौटी पर एकदम खरा उतरा। इस तरह से पीएनजी को एक लॉयल कस्टमर बेस बनाने में मदद मिली, जिसकी वजह से उनकी ग्लोबल एनुअल रेवेन्यू $10 बिलियन तक पहुंच गई थी। तो देखा आपने, एक ब्रांड के लिए अपने सच को जानना कितना इंपॉर्टेंट है। अपने सच को समझने के साथ ही अपने कस्टमर्स के सच को समझना और ये समझने की कोशिश करना कि आपके ब्रांड की आपके कस्टमर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब उतना ही जरूरी है जितना कि कोई प्रोडक्ट या सर्विस देना। पर्पस, द रीजन यू एग्जिस्ट। सक्सेसफुल बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं, बल्कि अपने पर्पस के बारे में भी सोचते हैं, क्योंकि एक पर्पस ही उनके बिजनेस को असली मीनिंग देता है, उन्हें मार्केट में अलग पहचान देता है। बिना पर्पस के कोई बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। पर्पस एक बड़ा आइडिया है, ये एक पैशन है जो बिजनेस को आगे बढ़ने में और उसे चलाने में हेल्प करता है। इसलिए अगर आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस की फिक्र है तो अच्छी बात है, लेकिन ये बात हर बार साबित हो चुकी है कि एक अच्छी ग्रोथ स्ट्रैटेजी आपके बिजनेस के पर्पस पे डिपेंड करती है, और ये पर्पस पैसे से कहीं बढ़कर होना चाहिए। एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाने के लिए पैसे के पीछे नहीं बल्कि पर्पस के पीछे भागो, तभी बात बनेगी। आपका पर्पस कुछ भी हो सकता है, ये कोई आइडिया हो सकता है जिसे आप अचीव करना चाहें, या कोई सर्विस जो लोगों की ज़रूरत को पूरा करे। अपने बिजनेस को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि उससे कहीं बढ़कर एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस बनाओ। एक अच्छा पर्पस आपको ऐसा क्रिएटिव और पैशनेट ड्राइव देगा जिससे आपको सक्सेस तो मिले भी ही, साथ ही साथ आपके कस्टमर्स भी संतुष्ट होंगे। क्या आप एक कप कॉफ़ी के जरिए लोगों को खुशियां बांटना चाहते हैं? क्या आप लोगों को हर तरह की इन्फॉर्मेशन एक ही प्लेटफॉर्म पर देने का सपना देखते हैं? अगर हाँ, तो ये आपका पर्पस हो सकता है। अपने बिजनेस के लिए कोई यूनिक रीजन ढूंढो, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको गाइड करेगी और आपके होने की वजह बनेगी। एक अडल्ट के लिए लेगो सिर्फ बच्चों का एक गेम है, हालांकि लेगो को असेंबल करने में बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। लेगो की कहानी अपने आप में काफ़ी यूनिक है, जो काफ़ी ट्विस्ट और टर्न से भरी हुई है। साल 2000 में ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ टॉय रिटेलर्स ने लेगो कंपनी को टॉय ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया था, लेकिन तब कोई नहीं जानता था कि कंपनी को एक बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ेगा। 2004 खत्म होते होते लेगो कंपनी लॉस में आ चुकी थी, जिस वजह से कंपनी को अपने हजारों एम्प्लॉयज़ को निकालने पड़े। इसी दौरान एक नए सीईओ ने कंपनी ज्वाइन की, जिसका नाम था जॉर्गेन विक नुडस्टॉर्प। एक साल के अंदर ही जॉर्गेन ने $3 मिलियन के घाटे को $110 मिलियन के प्रॉफिट में बदल कर रख दिया। तो कहाँ गड़बड़ हो रही थी? क्योंकि कंपनी ने लेगोलैंड थीम पार्क, कंप्यूटर गेम और क्लोथिंग में फंडिंग की थी, तो प्रॉफिट टर्नओवर इंक्रीज होना ही चाहिए था। तो फिर कंपनी लॉस में क्यों जा रही थी? जॉर्गेन की माने तो एक सवाल बार बार उन्हें परेशान कर रहा था, आखिर लेगो की शुरुआत क्यों हुई थी? जॉर्गेन ने इस सवाल का जवाब देने के लिए कंपनी की हिस्ट्री चेक करने का फैसला किया, ताकि वो जान सके कि लेगो में ऐसा क्या यूनिक है और कहाँ उनसे गलती हुई थी। जांच पड़ताल से उन्हें पता चला कि लेगो के डाउनफॉल के पीछे एक बड़ी वजह थी, और वो वजह थी कि कहीं ना कहीं कंपनी अपना यूनिक विजन खो बैठी थी। उनका यूनिक विजन था बच्चों के जरिए फ्यूचर के बिल्डर्स को इंस्पायर करना। कंपनी अपनी सप्लाई चेन को ऑर्गेनाइज करना भूल गई थी। कंपनी अपनी अच्छी कस्टमर सर्विस के बारे में भूल चुकी थी, यानी असल में कंपनी अपना मेन प्रोडक्ट ही भूल गई थी। एक कंपनी का फाउंडेशन उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए जितना कि उसका पर्पस, और यही पर्पस लेगो से छूट गया था और कंपनी घाटे में चली गई। ये तो अच्छा हुआ कि जॉर्गन को टाइम से अपना असली पर्पस और वैल्यू का एहसास हो गया। अब उनका मेन पर्पस है बच्चों को टूल्स प्रोवाइड करके उनके अंदर क्रिएटिविटी को इंस्पायर करना, उनके अंदर इमेजिनेशन डेवलप करना और फ्यूचर के लिए उनके अंदर असली पोटेंशियल को रिलीज करना। अपने विजन को फिर से डिस्कवर करके लेगो ने अपने ऑपरेशन और डिसीजन को बढ़ाने पर फोकस करना शुरू कर दिया था, और उन्होंने अपने ब्रिक्स और सप्लायर्स को ठीक से ऑर्गेनाइज करने पर ध्यान दिया। इसके अलावा अपने कस्टमर्स को पास ही डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर प्रोवाइड करके उन्हें बेटर कस्टमर सपोर्ट देने में भी आसानी रही। इन सारे चेंजेस की वजह से कंपनी का रेवेन्यू $11 बिलियन तक पहुंच गया था, और 2011 में सेल्स 11% तक बढ़ गई। और ये सब हुआ क्योंकि लेगो ने फाइनली उस चीज़ पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया था जो उनके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती थी, और वो चीज़ थी उनका पर्पस। अपना खुद का पर्पस जानना और अपने होने की वजह को समझना किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने और चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक है। ये आपकी कंपनी पॉलिसी से लेकर ब्रांड स्ट्रैटेजी तक आपके हर छोटे बड़े डिसीजन को गाइड करेंगे। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी ब्रांड को सर्वाइव करने के लिए एक पर्पस का होना ज़रूरी है। विजन। एक बार अपने पर्पस को बना लेने के बाद आपको अपनी कंपनी के लिए विजन भी खुद ही मिल जाएगा। विजन ही आपके ब्रांड का रियल गोल है। ये एक डिक्लेरेशन है कि आप फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करने के लिए कैसे प्लान करोगे।
अगर आपका विजन क्लियर है तो वो खुद आपके बिजनेस को चलाने के तरीके और ब्रांड के फ्यूचर के लिए जो आप स्ट्रैटेजी बनाते हो उसमें साफ नजर आएगा। आपके ब्रांड का विजन भी ब्रांड के साथ साथ इवॉल्व होगा, इसलिए ज़रूरी है कि आप एक क्लियर मंजिल डिसाइड कर लें कि आपका बिजनेस किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। एयरबीएनबी के को-फाउंडर हैं जो गिबिया और ब्रायन चेस्की, जिन्होंने उस दिन से पहले कभी फ्यूचर की प्लानिंग तक नहीं की थी, जिस दिन दोनों जो के सैन फ्रांसिस्को के अपार्टमेंट का बढ़ा हुआ रेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। उनकी किस्मत अच्छी थी कि शहर में एक इंटरनेशनल डिज़ाइन कॉन्फ्रेंस हो रहा था और सारे होटल बुक थे। दोनों मिलकर कोई ऐसा ब्रिलियंट आइडिया सोच रहे थे जिससे एक तीर से दो शिकार हो सके। इससे उनकी रेंट की प्रॉब्लम के साथ साथ कॉन्फ्रेंस अकोमोडेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती थी। जो और ब्रायन ने अपने लिविंग रूम में एयर मैट्रेस लगा दिए और उन लोगों को रेंट पर दे दिया जो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने सैन फ्रांसिस्को आए थे। दोनों ने 24 घंटे के अंदर एक वेबसाइट बनाई और कुछ फेमस डिजाइनर्स को ईमेल भेजकर उनकी हेल्प से अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर दिया। बस फिर क्या था, फौरन उन्हें 3 लोग मिल गए जो उनके लिविंग रूम को रेंट पर लेने को तैयार थे और इस तरह से एयर बेड और ब्रेकफास्ट यानी एयरबीएनबी की शुरुआत हुई। कुछ ही दिनों बाद नेथन ब्लकारचिक भी इनके साथ जुड़ गए, जो फंडिंग टीम का एक पार्ट बने और प्लेटफॉर्म के हेड आर्किटेक्ट की पोजीशन संभाली। पहले उनका आइडिया था कि वो लोग सिर्फ यूएस कॉन्फ्रेंस में आने वाले लोगों को ही होस्ट किया करेंगे, लेकिन फिर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनका विजन उनके यूजर्स के लिए कुछ ज़्यादा ही लिमिटेड हो जाएगा। फाउंडर्स कुछ बड़ा सोच रहे थे, उन्हें अपना विजन मार्केट और कस्टमर की ज़रूरतों के हिसाब से इवॉल्व करना था। प्रेजेंट में एयरबीएनबी की यही कोशिश रहती है कि वो दुनिया के 192 देशों में अपने कस्टमर्स को उनकी ज़रूरत के हिसाब से अकोमोडेशन फैसिलिटी दे सकें। कंपनी का बड़ा विजन है दुनिया भर के लोगों के साथ एक शेयर्ड मार्केट प्लेस के जरिए कनेक्ट होना। इसलिए किसी भी ब्रांड को सक्सेसफुल होने के लिए एक विजन और डेस्टिनेशन की बेहद ज़रूरत पड़ती है, लेकिन साथ ही ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बिजनेस को सिर्फ आपके विजन तक ही ना सीमित रखें। एक बिजनेस का विजन उसके साथ साथ हमेशा इवॉल्व और ग्रो करता है। कंटेंट और कॉपी। कई नए एंटरप्रेन्योर्स ये गलत सोच माइंड में बिठा लेते हैं कि उनका कंटेंट हमेशा 100% प्रोफेशनल दिखना चाहिए। एक और गलत सोच ये है कि उन्हें अपने कंटेंट में ऐसे शब्दों को यूज करना चाहिए ताकि वो प्रोफेशनल लगे, ताकि लोग उन्हें और भी ज़्यादा सीरियसली लें। जब ये सब किया जाता है तो रिजल्ट के तौर पर उन्हें मिलता है एक ऐसा कंटेंट और कॉपी जिसे ज़्यादातर लोग देखना तक पसंद नहीं करते। आज के टाइम में जहां अटेंशन बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो भला क्यों कोई कस्टमर अपना टाइम ऐसे कंटेंट और कॉपी पर वेस्ट करना चाहेगा जो किसी अंडरग्रेजुएट की थीसिस जैसी लगे, जबकि मार्केट उन्हें ज़्यादा एक्साइटेड और रिलेटेबल कंटेंट प्रोवाइड करा रही है जिसे देखकर उन्हें सच में कुछ महसूस होता है। किसी भी ब्रांड का कंटेंट और कॉपी उसके कस्टमर्स के साथ उसकी सबसे बड़ी कम्युनिकेशन लाइन होती है। ये ब्रांड की आवाज़ और उसकी पर्सनैलिटी को कस्टमर्स तक पहुंचाती है। बोरिंग और प्रोफेशनल लगने वाले कंटेंट ब्रांड को भी बोरिंग बना देते हैं। एक अच्छा कंटेंट कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन के साथ साथ और भी बहुत कुछ जानने के लिए ललचाता है, और बस यहीं से कहानी स्टार्ट हो जाती है। जरा इमेजिन कीजिए, एक अट्रैक्टिव लुकिंग कम कपड़े पहने हुए एक आदमी किसी सपने जैसे बैकग्राउंड के बीच आपसे बातें करता हुआ घूम रहा है और बोलता है, मैं एक घोड़े पर सवार हूं, और आप फौरन समझ जाओगे कि ये ओल्ड स्पाइस का ऐड है। ओल्ड स्पाइस एक ऐसा ब्रांड है जो 75 सालों से चला आ रहा है। जब कंपटीशन ज़्यादा नहीं था तब मार्केट में ओल्ड स्पाइस का सबसे बड़ा शेयर हुआ करता था, लेकिन कुछ दशकों बाद बॉडी वॉश इंडस्ट्री में कई सारी कंपनी अपना लक आजमाने कूद पड़ी थीं, तो फ्री मार्केट की वजह से ओल्ड स्पाइस को लोग जैसे भूल ही गए थे और धीरे धीरे कंपनी लॉस में जाने लगी थी। ओल्ड स्पाइस की इस दुखभरी कहानी में वीडन एंड कैनेडी की, जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, किसी हीरो की तरह एंट्री हुई। उन्होंने पीएनजी को ये मना लिया कि वो लोग एक ऐसा ब्रांड क्रिएट करने के लिए मान जाएं जो औरतों को अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड के लिए और ज़्यादा मैस्कुलिन सेंटेड बॉडी वॉश खरीदने के लिए मोटिवेट कर सके। जुलाई 2010 सुपर बोल के दौरान उन्होंने एक वीडियो कैंपेन लॉन्च किया जिसका टाइटल था द मैन योर मैन कुड स्मेल लाइक, जिसमें बेहद अट्रैक्टिव लुकिंग एक्टर आइजैक मुस्तफ़ा को लिया गया था। फर्स्ट वीक के एंड तक ओल्ड स्पाइस को 40 मिलियन व्यूज मिले थे। उनकी वेबसाइट के ट्रैफिक में 300% इंक्रीमेंट हुआ था और एक साल के अंदर उनकी सेल्स पूरे 107% तक पहुंच चुकी थी। उनका वो ऐड एक कल्चर जैसा बनकर रह गया था। लोग इस कैंपेन की पैरोडी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा लोगों ने ओरिजिनल वीडियो को देखा। सिर्फ एक कैंपेन की वजह से मेंस ग्रूमिंग ब्रांड को लेकर एक पूरी जनरेशन की सोच ही बदल गई थी और ये एक मेमोरेबल कैंपेन बनकर रह गया था। क्या ये ऐड प्रोफेशनल साउंड करता है? नहीं। क्या उन्होंने इसमें अपने ब्रांड को लेकर कुछ प्रोफेशनल शब्द शामिल किए थे? नहीं। तो क्या ये फिर बेहद इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग था? हाँ, बिल्कुल था। क्या इसने कस्टमर्स के दिल में और ज़्यादा जानने की इच्छा पैदा की थी? तो जवाब है हाँ। इफेक्टिव कंटेंट और कॉपी राइटिंग को एक्साइटिंग और ध्यान खींचने वाला होना चाहिए।
ये इंटरेस्टिंग होना चाहिए और इसे कस्टमर्स में और ज़्यादा जानने की इच्छा जगानी चाहिए। कस्टमर एक्सपीरियंस हर ब्रांड स्टोरी का एक बड़ा पार्ट होता है। जिस पल कस्टमर आपकी ब्रांड को पहली बार देखता है, तब से लेकर उसके ब्रांड को छोड़कर आगे बढ़ने तक वो एक कस्टमर एक्सपीरियंस ले रहा होता है। ये एक्सपीरियंस ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी। कस्टमर ऐसे ब्रांड ढूंढता है जो सीधा उसके दिल को छू ले, इसलिए आपका काम है उनको वो सैटिस्फैक्शन देना जिसकी उन्हें तलाश है। कस्टमर को जाते वक्त आपके ब्रांड और अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को लेकर एक अच्छी फीलिंग आनी चाहिए। यही वो चीज़ है जो आपके ब्रांड को दूसरों से अलग बनाएगी। अगर उन्हें कोई फ़र्क या डिफरेंस फील नहीं हुआ, तो यानी आप उसे वो सैटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहे हैं जिसकी उसे तलाश है। जिन ब्रांड्स के साथ कस्टमर्स लॉयल होते हैं और उनकी बात करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो बेस्ट प्रोडक्ट्स ही बनाते हो, बल्कि ये वो ब्रांड है जो उन्हें ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। अगर आपके कस्टमर्स को जाते वक्त एक अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, तो वो शायद ही लौट कर आना चाहेंगे। इससे ब्रांड को अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए और जिस टाइप के कस्टमर्स उसे चाहिए, उस टाइप के कस्टमर्स को अपने ब्रांड का एक्सपीरियंस कराने का भी मौका मिल जाता है। इंस्टाग्राम के को-फाउंडर्स केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रिगर को भी शुरुआत में काफ़ी बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ा, क्योंकि अक्टूबर 2010 में जब वो मार्केट में उतरे थे, उस वक्त पहले से ही कई पॉपुलर फोटो शेयरिंग ऐप्स की भरमार थी। लेकिन इसके बावजूद इंस्टाग्राम तुरंत लोगों की नज़रों में चढ़ गया, और इसकी वजह भी काफ़ी सिंपल थी। असल में इंस्टाग्राम का गोल बाकी ऐप्स से एक बेटर यूज़र या कस्टमर्स एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराना था। बेटर यूज़र एक्सपीरियंस का मतलब यहाँ डिज़ाइन की सिंप्लिसिटी और ईजी टू यूज़ फीचर्स से है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि इंस्टाग्राम अपने यूज़र्स को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करता है जिससे उन्हें खुद की स्टोरीज शेयर करने का मौका तो मिला ही, साथ ही खुद की अपनी ऑडियंस फॉलोइंग क्रिएट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी मिला, और वो भी सिर्फ एक ऐप और एक फ़ोन कैमरा की बदौलत। इंस्टा के फाउंडर्स ने ये ऐप बनाई ही इस तरह से है कि इसे यूज़ करना बेहद आसान है। इसमें पोस्ट, शेयर और लाइक करने के स्टेप्स एकदम ईजी है। यूज़र पलक झपकते ही फोटो लेकर उसे इंस्टा पर अपलोड कर सकता है और उसे तुरंत अपनी ऑडियंस का फीडबैक भी मिल जाता है। इंस्टाग्राम को स्टोरी खुद सुनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहां लोग अपनी स्टोरीज अपनी ऑडियंस से शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम का ऐप और उसे ऑपरेट करने का तरीका ही उसकी स्टोरी है, और बस यही चीज़ यूज़र के साथ क्लिक कर जाती है। और फाइनली मार्केट में लॉन्च होने के 18 महीने बाद ही अप्रैल 2012 में फेसबुक ने इंस्टाग्राम को फाइनली खरीद लिया, और ये उसकी सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है। एक ब्रांड की पोजीशन सिंपली उसकी वो इमेज होती है जो कस्टमर उसकी स्टोरी और वैल्यू देखकर इमेजिन करता है। किसी भी ब्रांड की पोजीशन बड़ी इजीली एडवर्टाइजमेंट, बिलबोर्ड और जिंगल के जरिए हेरफेर की जा सकती है। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि ब्रांड और इसका मैसेज कस्टमर्स को हमेशा याद रहे। लेकिन ये अब उतना सिंपल नहीं रहा। आज के इस डिजिटल और ट्रांसपेरेंट दुनिया में लोगों को पलक झपकते ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ऐसे में एक ऐसी ब्रांड इमेज क्रिएट और मेंटेन करना जो लोगों के माइंड में फिक्स हो जाए, क्या एक बड़ा चैलेंज नहीं होगा? बेशक होगा। आप कर ही नहीं सकते। जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है कस्टमर का आपके ब्रांड को लेकर परसेप्शन, यानी सोच, जिसे आप एक सिंपल एडवर्टाइजिंग या टैगलाइन के भरोसे नहीं छोड़ सकते। इसलिए आज के टाइम में जहां इतना कंपटीशन है, ब्रांड्स को और ज़्यादा मेहनत करनी होगी ताकि वो अपने कस्टमर्स के साथ कस्टमर केयर और सर्विस, बेटर प्रोडक्ट और बेटर वैल्यू के जरिए एक लंबा रिश्ता बना सके। एक अच्छा कस्टमर परसेप्शन इसलिए भी ज़रूरी है कि कस्टमर आपके ब्रांड के लिए लॉयल फील कर सके। अपने कस्टमर्स का दिल जीतने के बाद ही आप लंबे सक्सेस की उम्मीद कर सकते हैं। सिंपल, सस्ते और एक्सेसिबल, वेस्पा के क्रिएटर एनरिको पेजियो ने अपने सामने यही विजन रखा था जब उन्होंने वॉर के बाद इटालियन पॉपुलेशन के लिए गाड़ी बनाने के बारे में सोचा था। 1946 में इसी तरह से इसे पोजीशन किया गया जब वेस्पा को मार्केट में लॉन्च किया गया, और बाद में इसकी जो इमेज क्रिएट हुई वो एकदम ही अलग कहानी है। लोगों को वेस्पा एक स्टाइल स्टेटमेंट लगी। उनके लिए ये आज़ादी और सेलिब्रेशन ऑफ इटालियन स्टाइल का सिंबल थी। धीरे धीरे लोग वेस्पा को अच्छे लाइफस्टाइल से जोड़ने लगे, जहां राइडर वेस्पा चलाते हुए बड़ी शान से चलता है। ब्रिटेन में लोगों का एक क्लास ऐसा भी था जिनके लिए वेस्पा उनके वर्किंग क्लास रूट्स से बचने का एक तरीका था। ये उनके लिए एक स्टेटस सिंबल बन गया, एक ऐसी चीज थी जो लोगों की सोशल पोजीशन को इंप्रूव करती थी। आज के प्रेजेंट सिनेरियो में दुनिया भर के लॉयल वेस्पा राइडर्स वेस्पा क्लब से जुड़े हुए हैं और वर्ल्ड वेस्पा डे मनाते हैं। वो ब्रांड के साथ अपना लंबा रिश्ता सेलिब्रेट करते हैं।
क्योंकि वेस्पा ब्रांड आज भी अपने कस्टमर्स के दिलो दिमाग में राज करता है। ये कोई स्टोरी या पोजीशन नहीं थी जो एनरिको बेचना चाहते थे। ये एक सपना था जिस पर कस्टमर्स विश्वास करना चाहते थे, क्योंकि जो स्टोरी वो खुद को सुनाते हैं वो उस स्टोरी से ज़्यादा उनके दिल के करीब है जो एनरिको ने उन्हें सुनाने की कोशिश की थी।